नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल की सेना ने ईरान के लोगों के लिए एक तत्काल चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इसमें ईरान के लोगों के लिए ये चेतावनी जाहिर करते हुए कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहा जाए। इस चेतावनी में उन्हें अगले 12 घंटे यानी स्थानीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फारसी भाषा के अकाउंट से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें आम लोगों से एक तय समय के लिए रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समय से लेकर ईरान के समय के हिसाब से रात 9 बजे तक आप पूरे ईरान में ट्रेन का इस्तेमाल करने और उससे सफ़र करने से बचें। बयान में आगे कहा गया है, ट्रेनों पर और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान को खतरे में डालती है। इजरायली सेना ने फारसी भाषा में जो संदेश जारी किया है उसमें पूरे ईरान में ट्रेन इस्तेमाल करने वालों और यात्रियों के लिए संदेश को एक अत्यावश्यक चेतावनी बताया गया है। ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब 28 फरवरी को हुए शुरुआती हमलों के बाद से इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में 13,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए JK त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके की चेतावनी ईरान के लोगों के लिए इजराइल ने जारी की है, कैसे देख रहे हैं? कहा गया है कि जो भी लोग हैं वो रेलवे ट्रैकों से दूरी बना लें। देखिए, अब इसका मतलब ये है कि युद्ध ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कोई भी नियम, कोई कानून, कोई बंदिश कुछ भी नहीं रह गई है। अभी तक तो ये होता था कि युद्ध करेंगे तो युद्ध के नियमों के अनुसार, जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली पानी की लाइनें हैं और जो ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह के साधन है, उस पे आक्रमण नहीं किया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आक्रमण किया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर, रिहायशी बिल्डिंगों पर आक्रमण हो रहे हैं। और अब तो हद हो गई कि ये कहा जा रहा है कि आप रेलवे लाइनों से दूर रहे। इसका मतलब कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों, सड़क वगैरह को भी निशाना बनाया जाएगा। ये जो है ये सरासर एक तो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है और दूसरे ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये चैलेंज करने की बात तो तब होगी जब युद्ध खत्म होगा। अभी तो युद्ध इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि मतलब अंधाधुंध लड़ाई हो रही है, चाहे जिसको जो भी मरे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही दुखद बात हो गई है और इसमें अब देखिए कल सुबह ट्रंप क्या कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के कहने पे इजराइल मान जाएगा, क्योंकि इजराइल ने एक तरह से ट्रंप को फंसा दिया है कि यही घुसा के। ये बड़ी ही चिंताजनक बात है। अच्छा त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब युद्ध की नीतियां बदल गई है, रणनीतियां बदल गई है, और जिस तरीके से हम इस संघर्ष को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ये संघर्ष किसी भी सूरत में अभी फ़िलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ युद्ध विराम की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, हर तरफ से अलग अलग तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ जाती है, या एक दूसरे को चेतावनी जाहिर कर दी जाती है, या जिस तरीके से एक दूसरे का खंडन यहाँ पर किया जा रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो स्थितियाँ हैं वो और गंभीर होती हुई दिखाई देंगी? देखिए, ये तो नैरेटिव बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। हर देश, हर पक्ष इस युद्ध में, हर पक्ष जो है वो अपने अपने नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, अपनी जनता को वो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत सबल हैं, बहुत सक्षम हैं। वो ये सारी बातें कही जा रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। 3 दिन में ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। और दूसरी बात, मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए जैसा कि और अब कुछ खबरों से पता लग रहा है, अब कुछ स्रोतों से खबर आ रही है कि नेपथ्य में बातचीत चल रही है। पाकिस्तान का प्रयास विफल हो गया है, लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जो है वो बातचीत कर रहे हैं ईरानी नेताओं से, और हो सकता है कि अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर बात आगे बढ़ती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सीधे बात करेंगे। ईरान एक चीज पे तो अड़ा हुआ है कि हम सीधे बात करना चाहते हैं, अमेरिका से किसी मध्यस्थी
जी। तो अगर विकास वगैरह के फैसलों से थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, दोनों पक्ष थोड़े से नरम पड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट वांस जो है, वाइस प्रेसिडेंट वांस, वो अमेरिका की ओर से बात करेंगे। हो सकता है कोई हल निकल आए, लेकिन अभी फिलहाल तो तुरंत कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये समस्या होगी। और अगर युद्ध बढ़ेगा तो अभी देखिए, इसने सारे तेल उत्पादक, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को अपने दायरे में समेट लिया है। और अब कुवैत में, जैसे कुवैत में तेल संयंत्रों पे, जल शोधन संयंत्रों पे हमला ईरान ने किया है, ईरान में हमले हुए हैं इजराइल के अलग अलग। उसमें पहले ही दिन देखा आपने कि स्कूल पर हमला करके 160 बच्चियों को मार डाला गया। अब मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे, इतने ज्यादा मंदबुद्धि होंगे कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन के बिना भी अब तरह तरह के और ऑप्शन आ गए हैं। देखिए, कन्वेंशनल वार जो होता है उसमें उसके वो तो होता है, उसमें अब साइबर अटैक आ गया है, ड्रोन अटैक आ गया है, मिसाइल अटैक आ गया। तो ये कन्वेंशनल रह नहीं गया है, एक तरह से ये महायुद्ध ही शुरू हो चुका है। तो अब देखिए, इसमें आगे और कितने देश इसमें घसीट लिए जाएंगे, ये देखना है। अगर और देश अपनी थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं, अपने को थोड़ा सा सीमित करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और त्रिपाठी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ निगाहें टिकाकर बैठा है, और लगातार ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे ईरान के विदेश मंत्री लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरीके का ये संघर्ष जारी है उसको लेकर दोनों के बीच चर्चाएं भी हो रही है। तो भारत क्या मध्यस्थता कराने की स्थिति में इस वक्त है, और अगर है तो क्या भारत को ये कदम अभी फ़िलहाल उठाना चाहिए? क्योंकि स्थितियां जिस तरीके की हैं, कई देशों ने कोशिश यहाँ पर कर ली है लेकिन विफल नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भारत अभी मध्यस्थता कराने की स्थिति में है। हम बड़े हो चुके हैं, हम शक्तिशाली हो रहे हैं, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, अच्छी मिलिट्री हमारे पास है, अच्छे संसाधन हमारे पास है, लेकिन हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि दोनों पक्षों को हम उनको कह सके, आदेश दे सकें कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। ज्यादा, क्योंकि उसके दो कारण, एक तो ये मैंने बताया कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारी हमेशा से नीति रही है कि जब दो देशों के या दो पक्षों के बीच में कोई विवाद या संघर्ष है, तो उसका समाधान उन्हीं पक्षों द्वारा निगोशिएटिंग टेबल पर बैठ के निकाला जाना चाहिए, न कि सैन्य ऑप्शन से। आपने देखा, हम पूरे रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यही करते रहे, और अभी भी हमारी पॉलिसी यही है। ये इसलिए भी है कि अगर हम लोग ये करते हैं, लोग आलोचना करते हैं कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि याद करें कि इमरान खान के टाइम में, जब इमरान खान पाकिस्तान के गए थे तो अमेरिका, तो ट्रंप ने टीवी पे ऑन एयर ये कहा था कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर के मसले पे मध्यस्थता कराने को तैयार है। लेकिन हमने कह दिया था नो थैंक यू, क्योंकि हमारी नीति यही है कि दो देशों के बीच में हम आपस में ही बातचीत करके मामला सुलझाएं। तो अब अगर हम मध्यस्थता की घोषणा करते हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो इसका मतलब कि हम अपनी उस नीति के पीछे हट रहे हैं जिसमें हमने कहा कि दो देशों के बीच में बातचीत हो तो कोई तीसरा न शामिल हो। और अगर हम वहां से पीछे हटेंगे तो इसका मतलब कश्मीर मसले पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश आ जाएंगे मध्यस्थता करने, जो हमें स्वीकार नहीं। तो इसलिए भी हम इस मध्यस्थता को नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि वार्तालाप के लिए, शांतिपूर्ण कूटनीतिक वार्तालाप के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद करें जहां वो दोनों देश बैठ करके बातचीत कर सकें। जी, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, न करना चाहिए। ठीक है। चलिए त्रिपाठी साहब, हमारे साथ आप जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान के लोगों को चेतावनी यहाँ पर दी गई है, इजराइल की तरफ से ये चेतावनी दी गई है, ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने की सलाह इजरायली सेना ने दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि
एक समय तक जो ईरान के लोग हैं वो रेलवे लाइन के करीब न जाएं, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर में आई बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित होने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की मात्रा दोगुनी करने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ये कदम प्रवासी मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को ईंधन की कमी से बचाने और उन्हें कालाबाजारी से रोकने के लिए उठाया गया है। सबसे खास बात यह है कि 5 किलो के सिलेंडर को सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से खरीदा जा सकता है। यह सिलेंडर विशेषकर उन श्रमिकों के लिए रिजर्व रखा जाएगा जिनके पास स्थायी पते का प्रमाण नहीं है, क्योंकि नियमित घरेलू गैस कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को पते का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जो प्रवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो मजबूरन कालाबाजारियों से खाना पकाने की गैस ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां सीएम साय ने पीएम मोदी को बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट दिखाया है, जबकि सीएम ने पीएम मोदी बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने के बाद सीएम साय पहली बार दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को नक्सल मुक्त बस्तर की पूरी जानकारी दी है। सीएम ने नक्सलवाद खत्म होने पर पीएम मोदी का आभार भी जताया, जिसके बाद अब बस्तर में नई तरह से विकास की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर 2.0 के तहत विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से बस्तर में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को एक नया अध्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉनसून के मौसम के बाद बस्तर आने का न्योता दिया है। उन्होंने बताया कि बस्तर में अब शांति और विकास का सपना जमीन में साकार हो रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा में हुए सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सरबजीत सिंह को 30 हज़ारी कोर्ट ने 8 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला कोर्ट ने पुलिस की उस अर्जी पर सुनाया जिसमें उन्होंने आरोपी से पूछताछ और मामले की तह तक जाने के लिए और अधिक समय मांगा था। बता दें कि देश की राजधानी में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। एक नकाबपोश व्यक्ति ने कार से लोहे का गेट तोड़ दिया। उसने विधानसभा परिसर में एक जगह गुलदस्ता रखा और फिर चला गया। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। वो कार चला रहा था। सरबजीत सिंह ने वीआईपी उपयोग वाले गेट 2 को तोड़ दिया। अंदर घुसते और बाहर निकलते समय उसने बूम बैरियर को भी टक्कर मारी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज की जांच की है। तीनों संदिग्धों को लगभग 2 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। उधर असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की गई है। पवन घर पर नहीं थे। असम पुलिस उनसे पूछताछ के लिए इंतजार कर रही है, तो दिल्ली पुलिस भी साथ में मौजूद है। दरअसल 2 दिन पहले पवन ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास मिस्र, एंटीगा, बरबूडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। हिमंता और उनकी पत्नी ने आरोपों को गलत बताया था। दिल्ली में छापेमारी पर सीएम शर्मा ने आज कहा कि वो कल गुवाहाटी से भाग गए। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस दिल्ली में उनके घर गई थी, लेकिन वो हैदराबाद भाग गए हैं। कानून अपना काम करेगा। हिमंता की पत्नी ने सोमवार को एफआईआर भी कराई थी। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। ये बढ़ी हुई राशि 1 मई से लागू होगी। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में हवाई अड्डों जैसे सुविधाओं वाले बस अड्डे तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में 23 बस अड्डों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब 49 और नए स्टेशनों को मंजूरी मिली है। हाथरस के सिकंदरा राव में बस अड्डे के लिए कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बुलंदशहर के डिबई में सिंचाई विभाग और बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन बस अड्डों के लिए हस्तांतरित की जाएगी। वहीं जम्मू और कश्मीर पुलिस में लश्कर तैयबा के एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। श्रीनगर से अब्दुल्ला उर्फ अबू हरेरा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला पिछले 16 सालों से फरार था। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बाहर लश्कर तैयबा के ठिकाने बनाने में कामयाब रहा था। पुलिस ने कहा कि अब्दुल्ला के अलावा एक अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान उर्फ खुबैब को भी इस बड़े अभियान में गिरफ्तार किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई में जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियों ने भाग लिया। जांच एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा सहित 19 जगहों की छापेमारी की। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।
जांच में लश्कर ए तैयबा के एक गहरे नेटवर्क का खुलासा हुआ जो आतंकवादियों को सामान और वित्तीय सहायता प्रदान करने में शामिल था। अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए 5 लोगों में 3 श्रीनगर के रहने वाले हैं। वहीं मणिपुर में हाल ही में हुए घातक विस्फोट के बाद हिंसा फैल गई है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल घटनास्थल पर तैनात है। नागरिकों से संयम बनाए रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। घटना के कारण कई लोग घायल हुए हैं और नुकसान का आकलन जारी है। मणिपुर में हिंसा की आग एक बार फिर भड़क गई है और बिष्णुपुर जिले में रॉकेट लॉन्चर हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। यह हमला मोइरांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ट्रोंगलाओबी अवांग लेईकाई में रात करीब 1 बजे हुआ, जहां कुकी उग्रवादियों की तरफ से दागा गया एक रॉकेट एक घर पर जा गिरा। इस विस्फोट में एक 5 वर्षीय लड़के और 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। रॉकेट लॉन्चर की चपेट में 2 बच्चे और उनकी मां आ गई। मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें राज मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया। दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि उचित अवधि से अधिक समय तक कारावास व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अपने आदेश में अदालत ने चंद्रशेखर को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगे कुछ शर्तें भी लगाई है, जिसमें गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोकना, जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़ना शामिल है। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और यह मामला पहले से ही काफ़ी चर्चाओं में रहा है। ये मामला साल 2021 में उस वक्त सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बाद में पता चला कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी प्रमुखता से सामने आया। जानकारी के मुताबिक जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। वहीं कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई पार्टी बना ली है। इसके साथ ही बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी ब्रेक लग गया है। नवजोत कौर सिद्धू की नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी है। कौर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था वो अब सामने है। हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। हम बस अपना जीवन अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं और लोगों को वो सब लौटाना चाहते हैं जिसके वो सचमुच हकदार है और जिसकी वो हमसे उम्मीद करते हैं। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के असर अब पाकिस्तान में साफ दिखाई देने लगे हैं। ईंधन संकट गहराने के चलते सरकार ने देश भर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नए नियम लागू किए गए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अब देश के ज़्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, बेकरी और अन्य खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद करनी होगी। इसके अलावा शादी हॉल और दूसरे कमर्शियल वेन्यू भी रात 10 बजे के बाद खुले नहीं रह सकेंगे। सरकार ने निजी स्तर पर होने वाले शादी समारोह पर भी सख्ती की है। अब घरों या निजी जगहों पर भी रात 10 बजे के बाद शादी या कोई समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को इन पाबंदियों से छूट दी गई है ताकि ज़रूरी दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव का असर वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर पड़ा है। इसी वजह से पाकिस्तान में ईंधन की कमी बढ़ गई है। खपत कम करने और हालातों को संभालने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।